हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई थी। आंदोलन, सत्याग्रह, क्रांतियां। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली लड़ाई मैदानों या सड़कों पर नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग में लड़ी गई थी। एक साइकोलॉजिकल वॉर। बिल्कुल। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो इसी मनोवैज्ञानिक युद्ध की परतें खोलते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश राज ने भारतीयों के मन पर कब्जा कैसे किया और फिर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उस मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ा कैसे। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्रोत यही बताते हैं कि ये लड़ाई जीती तो गई, पर शायद पूरी तरह से नहीं। कुछ घाव, कुछ निशान पीछे रह गए। खासतौर पे विभाजन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उस अधूरी जीत का असर आज भी हमारे समाज में महसूस किया जा सकता है। मतलब ये कहानी 1947 में खत्म नहीं हुई? नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। शुरुआत करते हैं ब्रिटिश राज की स्ट्रैटेजी से। स्रोत इसे एक मनोवैज्ञानिक वास्तुकला कहते हैं। एक ऐसा ढांचा जो सिर्फ ताकत से नहीं, सोच पर नियंत्रण से खड़ा किया गया था। हाँ, और उसका पहला और सबसे मजबूत खंभा था भारतीयों के अंदर एक हीन भावना पैदा करना। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। एग्जैक्टली। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। ये सिर्फ कहना नहीं था कि हम बेहतर हैं, ये इस बात को भारतीय समाज की आप कह सकते हैं नसों में उतार देना था। कैसे? मतलब उन्होंने ये किया कैसे? उन्होंने भारतीय सभ्यता को पिछड़ा, अंधविश्वासी और ठहरा हुआ बताया। हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन, हमारी कला, सब कुछ। हाँ, सब कुछ, सबको यूरोप के पैमाने पर तौलकर कमजोर साबित कर दिया गया। ये एक धीमे जहर की तरह था जो आत्मसम्मान को ही खत्म कर देता है। और इस जहर को फैलाने का सबसे कारगर तरीका था शिक्षा। मुझे हमेशा मैकॉले की वो बात याद आती है जिसका जिक्र इन स्रोतों में भी है। हाँ, थॉमस मैकॉले का वो मशहूर मिनट। उन्होंने साफ लिखा था कि उनका लक्ष्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो रंग और खून से तो भारतीय हो, लेकिन अपनी पसंद, सोच, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। सोचिए, इसका असर कितना गहरा हुआ होगा। बहुत गहरा। एक पूरी पीढ़ी तैयार की गई जिसे अपनी ही जड़ों पर शक था। एक ऐसा पढ़ा लिखा तबका जो अंग्रेजों की नकल करने में शान समझता था और अक्सर ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा हिमायती बन जाता था। ये तो दिमाग पर सीधा हमला था। लेकिन एक और दिलचस्प तरीका था जिसका जिक्र हमारे स्रोत करते हैं, इतिहास को ही बदल देना। हाँ, ये बहुत सटल था पर बहुत असरदार। जब आप किसी की कहानी छीन लेते हैं तो आप उससे उसका आत्मविश्वास भी छीन लेते हैं। बिल्कुल। ब्रिटिश इतिहासकारों ने एक नैरेटिव गढ़ा कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत नाम का कोई देश था ही नहीं। ये तो बस छोटे छोटे आपस में लड़ते हुए रजवाड़ों का एक झुंड था। और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम हमेशा से गुलाम रहे हैं। हाँ, पहले उनके अब उनके। और अंग्रेज तो यहाँ हमें सभ्य बनाने और एकता सिखाने आए। जब किसी को बार बार बताया जाए कि वो खुद पर शासन करने के काबिल ही नहीं है तो धीरे धीरे वो उस पर यकीन करने लगता है। और इसी टूटे हुए आत्मविश्वास पर उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक नीति की नींव रखी। बांटो और राज करो। डिवाइड एंड रूल। हम इसे हमेशा एक राजनीतिक नारे की तरह सुनते हैं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ नारा नहीं था, ये एक इंस्टीट्यूशन था। बिल्कुल। उन्होंने इसे जमीनी स्तर पर लागू किया। जनगणना को ही लीजिए। अच्छा। हाँ, अंग्रेजों से पहले लोगों की पहचान बहुत फ्लेक्सिबल हुआ करती थी। कोई खुद को अपने गांव से पहचानता था, कोई अपने पेशे से। लेकिन जनगणना ने धर्म और जाति की पहचान को पत्थर की लकीर बना दिया। मतलब एक डिब्बे में बंद कर दिया। हाँ, बिल्कुल, कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम इस जाति के हो। इसका साइकोलॉजिकल असर ये हुआ कि लोगों ने खुद को एक बड़े भारतीय समाज का हिस्सा समझने के बजाय इन छोटी छोटी पहचानों में देखना शुरू कर दिया। और एक बटावा समाज कभी मिलकर अपने शासक के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। यही उनका लक्ष्य था। तो हमारे पास हीन भावना है, बदलावा इतिहास है और बांटने वाली पहचान है। इसमें एक और चीज जुड़ती है, कानून का डर। हाँ, कानून न्याय के लिए नहीं था, वो लोगों को काबू में रखने का एक हथियार था। मतलब कानून की भाषा अंग्रेजी थी, प्रक्रिया इतनी जटिल कि आम आदमी उसमें उलझ कर रह जाए। अदालतें इंसाफ की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी डरावनी जगह बन गई जहां साहब का हुक्म चलता था। मकसद था लोगों के मन में यह बिठाना कि सरकार एक ताकतवर चीज है जिससे डरना चाहिए, सवाल नहीं करना चाहिए। आज्ञाकारिता, हुक्म मानना। बिल्कुल। और इस पूरी शोषण की मशीनरी पर एक खूबसूरत पर्दा डाला गया, सभ्य बनाने का मिशन, सिविलाइजिंग मिशन। ये तो मनोवैज्ञानिक खेल का चरम था। हाँ, उन्होंने रेलवे बनाई, तारघर खोले, कुछ स्कूल बनाए और इसे ऐसे पेश किया जैसे वो हम पर कोई एहसान कर रहे हैं। जबकि सच तो ये था कि ये सारी चीजें भारत को और बेहतर तरीके से लूटने के लिए थीं। एग्जैक्टली।
रेलवे से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचता था और सेना दूर दराज के विद्रोहों को कुचलने पहुंचती थी। लेकिन नैरेटिव ये था कि हम तुम्हारे भले के लिए तुम पर राज कर रहे हैं। तो ये थी वो मनोवैज्ञानिक जेल जिसकी दीवारें हमारे ही दिमाग में खड़ी करी गई थीं। हीन भावना, बटी हुई पहचान और हुक्म मानने की आदत। तो यहाँ से ये सवाल उठता है कि इस मजबूत पकड़ को तोड़ा कैसे गया। यहीं से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका शुरू होती है। और ये लड़ाई भी दिमाग के स्तर पर ही शुरू हुई। पहला और सबसे जरूरी कदम था ब्रिटिश ताकत के मिथक को तोड़ना। ये जो सोच थी कि अंग्रेज अजय हैं, उन्हें हराया नहीं जा सकता, इस सोच पर हमला करना जरूरी था। स्रोतों में एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक बदलाव का जिक्र है। लोगों की सोच वे बहुत शक्तिशाली हैं से बदलकर इस पर आ गई कि वे सिर्फ इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि हम उनका हुक्म मान रहे हैं। ये एक रेवोल्यूशनरी शिफ्ट था। हाँ, छोटा सा बदलाव लगता है, पर इसका मतलब था कि ताकत उनके पास नहीं, हमारे पास है। और इस विचार को जन आंदोलन में बदलने का श्रेय जाता है महात्मा गांधी को। गांधी ने राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने इसे एक नैतिक और मानसिक लड़ाई बना दिया। बिल्कुल। जरा सोचिए, अहिंसा का साइकोलॉजिकल असर क्या था। ब्रिटिश राज डर पर टिका था। जेल का डर, लाठी का डर, मौत का डर। गांधी ने कहा, हम लाठी भी खाएंगे और जेल भी जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। जब आप सजा से डरना बंद कर देते हैं तो शासक का सबसे बड़ा हथियार बेकार हो जाता है। उन्होंने डर को ही हथियार बना लिया। जेल जाना अब शर्म की बात नहीं रही, बल्कि सम्मान का तमगा बन गया। बैज ऑफ ऑनर। हाँ, ये तो पूरी सत्ता की समीकरण को ही पलट देना हुआ। ब्रिटिश सत्ता कहती थी, हमारा कानून मानो। गांधी ने कहा, हम तुम्हारे अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ेंगे। नमक सत्याग्रह सबसे बड़ा उदाहरण। नमक जैसी रोजमर्रा की चीज को अवज्ञा का प्रतीक बना दिया गया। ये कहना कि मैं अपना नमक खुद बनाऊंगा, ये ब्रिटिश साम्राज्य को एक साइकोलॉजिकल चुनौती थी। ये दिमागी आजादी का ऐलान था। ये वापस आई। स्वदेशी आंदोलन सिर्फ विदेशी कपड़ों के बहिष्कार तक सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। खादी पहनना, स्वदेशी स्कूलों में पढ़ना, अपनी भाषा बोलना, ये सब उस हीन भावना पर सीधा हमला था जो अंग्रेजों ने हमारे अंदर भरी थी। ये कहना था कि हमारी चीजें, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। तिलक, विवेकानंद, टैगोर जैसे विचारकों ने भारतीय दर्शन और इतिहास की श्रेष्ठता को फिर से स्थापित किया। ये एक तरह की मानसिक वापसी थी, जहां गुलाम दिमाग खुद को प्रजा नहीं बल्कि शासकों के बराबर देखने लगा। तो एक तरफ अवज्ञा बढ़ रही थी, दूसरी तरफ आत्मसम्मान लौट रहा था। और जैसे जैसे ये हुआ, ब्रिटिश राज का नैतिक मुखौटा उतरने लगा। हाँ, जलियांवाला बाग जैसी घटनाओं ने सभ्य बनाने के मिशन के ढोंग की पोल खोल दी। दुनिया ने देखा कि यह सभ्य सरकार कितनी बर्बर हो सकती है। जब कोई शासन अपनी नैतिक वैधता खो देता है तो उसे सिर्फ ताकत के दम पर ज्यादा दिन तक नहीं चलाया जा सकता। सही बात है। भारतीयों के मन से अंग्रेजी न्याय का सम्मान खत्म हो गया। यहाँ एक और बात जो स्रोतों में सामने आती है वो है एक साझा राष्ट्रीय चेतना का निर्माण। भारत माता की तस्वीर, तिरंगा झंडा, वंदे मातरम जैसा गीत, ये सिर्फ प्रतीक नहीं थे। नहीं, ये साइकोलॉजिकल एंकर्स थे। इन्होंने बंगाल से लेकर पंजाब तक अलग अलग भाषा और संस्कृति के लोगों को एक भावना में बांध दिया। अब लड़ाई सिर्फ अपनी रियासत के लिए नहीं थी, बल्कि एक साझा देश भारत के लिए थी। बिल्कुल। आजादी एक व्यक्तिगत इच्छा से बढ़कर एक सामूहिक मानसिक आकांक्षा बन गई। और आखिरकार 1940 के दशक तक आते आते अंग्रेज खुद मनोवैज्ञानिक रूप से थक चुके थे। मतलब लगातार आंदोलनों ने भारत पर शासन करना लगभग नामुमकिन बना दिया था। उन्होंने सिर्फ भारत नहीं हारा, वे भारत पर राज करने का आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति दोनों हार गए। तो ये कहानी एक शानदार मनोवैज्ञानिक जीत की लगती है। एक साम्राज्य को दिमाग के स्तर पर हराया गया। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत दुखद और जटिल मोड़ लेती है। शो साफ इशारा करते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक जीत अधूरी थी और इसी अधूरी जीत की कीमत हमने विभाजन के रूप में चुकाई। हाँ, और ये इस पूरी चर्चा का सबसे गंभीर हिस्सा है। आज़ादी की लड़ाई की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल विफलता ये थी कि एक नाजुक मोड़ पर आकर सांप्रदायिक पहचान राष्ट्रीय पहचान पर हावी हो गई। पर ऐसा हुआ क्यों? जब सब मिलकर एक ही दुश्मन से लड़ रहे थे तो अचानक आपस में दुश्मन कैसे बन गए? क्या बांटो राज करो की नीति इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी? बिल्कुल। अंग्रेजों ने जो विभाजन के बीज बोए थे वो हमारे समाज की जमीन में बहुत गहरे चले गए थे। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो सोच यहीं रह गई। हाँ,
और यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रवादी नेता भी कई बार उसी फ्रेमवर्क में बात करते थे जो अंग्रेजों ने बनाया था, जैसे अलग निर्वाचक मंडल पर बहस करना। मतलब वो उस मानसिक पिंजरे से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए। नहीं निकल पाए। बांटो और राज करो की नीति राजनीतिक रूप से हार गई, लेकिन मानसिक रूप से जीत गई। और इसका जमीनी स्तर पे क्या असर हुआ, आम आदमी के दिमाग में क्या चल रहा था? यही तो सबसे बड़ी त्रासदी थी। बड़े नेताओं के राष्ट्रवाद ने आम लोगों के मन में बैठे डर को दूर नहीं किया। किस तरह का डर? एक आम हिंदू या मुसलमान के मन में ये डर बैठा रहा कि आज़ादी के बाद दूसरे समुदाय का दबदबा हो जाएगा, उनकी नौकरियां, उनकी जमीनें, उनकी संस्कृति सब खतरे में पड़ जाएगी। और इस डर को राजनीतिक दलों ने और हवा दी। बिल्कुल। लोगों को राजनीतिक तौर पर लामबंद तो किया गया, लेकिन उनके दिलों को जोड़ने की कोशिश नहीं की गई। मनोवैज्ञानिक रूप से हम एक नहीं हो पाए। और इसी मनोवैज्ञानिक विभाजन का नतीजा था वो भयावह त्रासदी जिसे हम पार्टीशन कहते हैं। हाँ, स्रोत इसे सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक आघात कहते हैं, कलेक्टिव साइकोलॉजिकल शॉक। और ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये भरोसे का, रिश्तों का और साझा स्मृतियों का बंटवारा था। उस हिंसा, उस नफरत, उस विस्थापन ने लोगों के मन पर जो जख्म दिए, उन पर कभी मरहम नहीं लगा। वो आघात पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों, डरों और पूर्वाग्रहों के जरिए जिंदा रहा। शायद आज भी जिंदा है। शायद आज भी जिंदा है। हमने राजनीतिक आज़ादी तो पाली, लेकिन एक जख्मी मन के साथ। और ये बात हमें सीधे आज के समय से जोड़ती है। स्रोत ये भी कहते हैं कि वो औपनिवेशिक मानसिकता 1947 में पूरी तरह खत्म नहीं हुई। आज़ाद भारत की सरकारों ने भी कई बार वही औपनिवेशिक तरीके अपनाए। जैसे असहमति को शक की नज़र से देखना, नागरिक के साथ मालिक जैसा बर्ताव करना या संवाद के ऊपर व्यवस्था बनाए रखने को ज्यादा तरजीह देना। ये सब उसी मानसिकता की विरासत। हाँ, आज हम जो समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण देखते हैं या हम बनाम वो की कहानियां सुनते हैं, ये सब उसी अधूरे मनोवैज्ञानिक युद्ध के नतीजे हैं जिसके बीच बहुत पहले बोल गए थे। तो आज की इस चर्चा का सार यही निकलता है कि भारत ने औपनिवेशिक ताकत को हराकर एक बड़ी लड़ाई तो जीती, लेकिन हमारे मन के अंदर चल रहा युद्ध शायद पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुआ। सही कहा। विभाजन ने दिखाया कि डर, बंटवारे और आपसी शक का जो औपनिवेशिक मनोविज्ञान था, उस पर हम पूरी तरह विजय नहीं पा सके। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। स्रोत इशारा करते हैं कि आज भारतीय समाज में जो गहरी दरारें दिखती हैं, वो सिर्फ आज की राजनीतिक नाकामियां नहीं हैं। तो फिर क्या है? ये विभाजन के बाद की जिंदगियां हैं, पार्टीशंस आफ्टर लाइफ्स, उस अनसुलझे साइकोलॉजिकल आघात के निशान जो आज भी हमारी सोच, हमारे समाज और हमारी राजनीति को शक्ल दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या एक राष्ट्र के तौर पर हम इतिहास के इन मानसिक घावों से कभी सच में उभर पाएं?